देखिए, पूर्णिया सांसद जो पप्पू यादव हैं वो झारखंडियों का दिल जीत लिया है। अब किस वजह से झारखंडियों का दिल जीता है दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं। हेमंत सोरेन के हित में होते हुए केंद्र सरकार के ऊपर में किस तरीके से निशाना साधे हैं। जैसे कि आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि लोकसभा का अभी जो है वो सत्र चल रहा है और तमाम जितने भी सांसद हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो बात को रखते हैं, बात को बोलते हैं। इस बीच पप्पू यादव ने 1,36,हजार करोड़ जो है केंद्र सरकार के पास, तो उसकी जो है वो राशि को भुगतान करवाने के लिए, देने के लिए ये बात जो है वो बड़ा बात वो बोल दिए हैं। अब वीडियो में आपको दोस्तों संसद के अंदर जो भाषण दिए हैं वो भाषण का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो डीपली में आपको बात समझ में आएगी। तो हम देरी नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोगों को वीडियो की ओर लेकर के चलेंगे और वीडियो दिखाएंगे जिससे आप लोगों को ये बात मालूम हो सके। अब आप लोगों के सामने ये वीडियो है पप्पू यादव का कि संसद के अंदर में लोकसभा का अभी जो सत्र चल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या भाषण दिए हैं। और वो एक मुद्दे पर नहीं, कई ऐसे मुद्दों पर बात को रखे हैं जो सुनना आप लोगों को ज़रूरी है। जैसे राज्य की खबरें तो आप लोगों को हम दे ही रहे हैं। टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी का वीडियो में आपको दे ही रहे हैं। उसके साथ साथ भी आप लोगों को तमाम तर खबरों से अवगत कराने के लिए और जानकारी देने के लिए भी ज़रूरी है और जानकारी हासिल करना भी ज़रूरी है। यह वीडियो देखें कि इस जो है वो संसद के अंदर में क्या बात बोली है। उसके बाद आगे एक और वीडियो हम दिखाएंगे, वीडियो देखें। और नोटबंदी जो भारत की सबसे प्रधानमंत्री का स्वर्णिम निर्णय था, उस नोटबंदी के बाद आपने वीडियो ये संसद के अंदर का है, देखें अभी। जानकारी नहीं दी। उसके बाद एक और वीडियो देखें। कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी। जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है, उसकी भी जानकारी नहीं दी। कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को, 15 लाख रुपए आपने, उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी, जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, अब मंत्री जी भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए इस पर एक अलग बजट। पप्पू यादव जी, आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा, प्लीज काइंडली एड्रेस, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, ये बात बोले हैं, 400 रुपया कब तक आप पेंशन और भी वीडियो देखिए, और भी ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्ध पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं। चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे। ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता, ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं आयुष्मान भारत, आप जो पैसा देते हैं उसमें क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा, क्या आयुष्मान भारत में आप ऐसा करिए मंत्री महोदया जी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन,
MRI जांच पप्पू और यादव दवाई जी, को आप पप्पू फ्री यादव कर जी, दीजिए। कृपया- आप मत दीजिए आयुष्मान, कृपया आप इतना चीज- चेयर को एड्रेस कीजिएगा इतना प्लीज। चीज फ्री कर दीजिए। चौथी सभापति महोदय, थैंक यू। 2 लाख करोड़ रुपया हम पर बिहार में कर्ज है, 2 लाख करोड़ रुपया। और बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो, कोई भी हो, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री गांधी मैदान में विशेष राज के दर्जा की बात की थी। लेकिन जब हम लोग अटल जी के समय, हम लोग नीतीश जी और भी सभी साथियों के नेतृत्व में मिले थे, तो हम लोग विशेष पैकेज का एक बड़ा रूल दिया था। अच्छा। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं टोटल आप उठा लीजिए, सासाराम से लेकर के, और जितने जूट मिल कटिहार से लेकर के जितने चीनी मिल है, सारी फैक्ट्रियां, इसको रिहेबिलिटेशन के लिए आप एक विशेष पैकेज दीजिए। उसको भी आपने नहीं किया। हमारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई। झारखंड में HCL से लेकर के लगभग 43% फैक्ट्रियां, गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो हो, स्टील फैक्ट्री हो, लगभग बंद हो गई। तो मेरा है विशेष राज और विशेष पैकेज। जब आप बात करते हैं कोई भी चीज, तो जरूर इस बात पर ख्याल रखा जाए कि विशेष राज पर आप क्या चाहते हैं। आप अपनी बात दूसरी समाप्त चीज कीजिएगा। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सर, बिहार दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है। आप इसको समझिए। हमारी जो GDP अभी जो हमारे यहाँ सर में हमारे यहाँ जो जाति जनगणना हुई है महोदय, उस जाति जनगणना में सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दुनिया में सबसे निचले पदार्थ पर हम हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर कीमत पर महोदय, आप बेरोजगारी भत्ता की बात मैं आपसे करूंगा। सबसे ज्यादा दुनिया में महोदय पलायन और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार की है, और निरक्षरता भी, मतलब एजुकेशन ग्रोथ हमारा सबसे नीचे है। और इसके लिए हम चाहते हैं पेंशन, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगारी कम से कम 5,000 से 6,000 रुपया आप देने का। अब मैं अपने क्षेत्र पर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अपने क्षेत्र पर महोदय, हमारे हम अपने क्षेत्र पर बात खत्म करेंगे। मक्का, मखान, मछली और चाय बागान, इस पर हम आपसे आग्रह करेंगे हृदय से कि आप कोसी सीमांचल के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए आप कम से कम इस योजना पर कम से कम 5 फैक्ट्री मक्का, मखान और चाय पत्ती पर आप देने का कष्ट करें। तीसरी चीज हाई डैम, हमारा सपना है हाई डैम, और जो नया भीमनगर बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके लिए आपसे मैं बजट का 1 मिनट लास्ट करता हूं। अंतिम 2 बात है अध्यक्ष जी। पहली बात है पर्यटन। बिहार के निर्माण में पर्यटन का सबसे बड़ा भूमिका है, और बिहार के निर्माण में 2 भाग है, एक है बाढ़, एक है सुखाड़। सर लास्ट कर रहा हूं सर। उसमें जब 2 भाग है, उसमें क्या है कि सर हमारा 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग क्या होते हैं, लगभग हमारा पूरी योजना खत्म हो जाती है। उसके लिए रेल योजना पर तो यही होता है आमतौर पर, चाहे सदन हो या फिर संसद हो, कहीं पर भी लोगों को बोलने का मौका उतना नहीं दिया जाता है जितना ये लोग प्लानिंग के साथ में आते हैं, और जितने ये लोग जो है वो बात बोलने के हित में आते हैं कि इतना हम बोलेंगे। तो खैर, बात आप लोग सुन लिए हैं, तमाम तरीके की बातें ये जो है वो संसद के अंदर में रखे हुए थे, बिहार को लेकर के भी और झारखंड को लेकर के भी। अब यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार का सीधे तौर पर ये जवाब आ चुकी है। हेमंत सोरेन को ये बात जो है वो बोल दिए हैं केंद्र सरकार कि हमारे पास कोई भी बकाया कुछ भी नहीं है। और इधर से जो इस राज्य की सरकार है, हेमंत सोरेन, इनका कहना है कि केंद्र सरकार के पास हमारा पैसा लगभग 1,36,000 करोड़ रुपये है। तो
तो ये इनका कहना है। अब वहां से जवाब आया केंद्र सरकार का कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है तो हम देंगे कहां से। तो ये जो है वो जवाब नजर आ रही है। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आप बात समझ जाएंगे। सोमवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा रहे कोल रॉयल्टी की बात संसद में छेड़ी। पप्पू यादव ने इस मामले में लोकसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र के इस जवाब के बाद से ही केंद्र सरकार और झारखंड सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्र के इनकार पर आज मंगलवार को राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने केंद्र को बकाया राशि का विवरण दिया है। तो आखिर क्या है 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि का पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ही एक बड़ा मुद्दा रहे कोल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बकाया राशि के मुद्दे को सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी और गठबंधन के नेताओं ने सदन से लेकर सड़कों तक उठाया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने पीएम से आग्रह किया था कि झारखंड की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। साथ ही मुख्य सचिव ने भी कोयला कंपनियों पर यह राशि बकाया बताते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र लिखने के बाद से ही झामुमो ने इसे विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। इसे लेकर राज्य भर में होर्डिंग लगवाए गए थे, जिसमें बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग को प्रमुखता दी गई थी। साथ ही इस मामले में झामुमो ने यह भी कहा था कि अगर यह राशि मिल जाए तो झारखंड में गरीबों और सरकारी योजना पर खर्च की जाएगी। लेकिन अब सरकार को इसका जवाब केंद्र से मिल चुका है। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड के कोल रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मामले पर कहा है कि झारखंड के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोयला और खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया था कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। इस पर केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है। वहीं कोल रॉयल्टी के मद में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने से केंद्र सरकार के इनकार से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में केंद्र के इनकार करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने बकाया राशि का विवरण दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड की मैया, बच्चों, युवा, वृद्ध, आदिवासी मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक और विस्थापितों के विकास के लिए हमारा बकाया देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि मंत्री दीपक बिरुवा ने केंद्र के बकाया राशि का जो विवरण दिया है, इसमें दर्शाया गया है कि झारखंड का केंद्र पर कुल बकाया राशि लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए का है। इसमें वॉस्ट कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में लगभग 41,000 करोड़ की राशि का जिक्र है। वहीं मंत्री ने इस पर लगे सूद की रकम 60,000 करोड़ बताते हुए कुल रकम 1,36,000 करोड़ बताया है। इस मुद्दे पर मंत्री दीपक बिरुवा ने आगे कहा है कि इनकी नीयत प्रारंभ से ही झारखंडियों को दबाने और उनका हक अधिकार छीनने की रही है, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं इस मामले पर 17 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता के जरिए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि केंद्र अगर 15 दिन के अंदर रॉयल्टी का पैसा नहीं देगा तो अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब झुकने का नहीं लड़ने का समय आ गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि झामुमो ने आर पार की लड़ाई के साथ ही केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि अगर केंद्र सरकार राज्य का बकाया पैसा नहीं देगी तो झारखंड से एक गाड़ी कोयला भी नहीं उठने देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में केंद्र ने जो जवाब दिया है कि झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है, इस बात में तथ्य को छुपाकर कोल के पैसे का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही केंद्र के जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए झामुमो ने कहा कि केंद्र सरकार को नाटक करना बंद करना होगा। कोयला हमारा, जमीन हमारी, इसे मर्जी किसी और की नहीं चलेगी कि अगर 15 दिनों में कोल इंडिया इस पर जवाब नहीं देता है तो झारखंड से कोयला नहीं निकलने देंगे। आपको जानकारी होगी कि देश में इस्तेमाल होने वाले कोयला की बड़ी आपूर्ति झारखंड से होती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कोल रॉयल्टी की बकाया राशि मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच छिड़ा विवाद कितना आगे बढ़ता है या फिर कितनी जल्दी सुलझता है। फिलहाल इसके आसार कम दिख रहे हैं। तो आप जो है वो देख चुके हैं दोस्तों, सीधे सीधे तौर पर हेमंत सोरेन का ये कहना है राज्य सरकार का केंद्र सरकार से कि 1,36,000 करोड़ रुपया मेरा बकाया है, तो उसका जो है वो भुगतान किया जाए। तो जब ये बात जो है वो सोमवार के दिन जो है वो पूर्णिया सांसद जो बिहार के हैं निर्दलीय पार्टी से पप्पू यादव, वो ये जो है वो बात रखे थे कि जीएसटी का पैसा या कुल मिलाकर के जो भी है 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड की जो पैसा है
वो केंद्र सरकार के पास है और वो अभी तक भुगतान नहीं किए हैं, वो किया जाए। और ये बातें वो किए हैं जिसका वीडियो आप लोग देख चुके हैं पहले। केंद्र सरकार का जो है इस बात पर जवाब आया कि मेरे पास कोई जो है वो बकाया है ही नहीं, तो हम पैसा देंगे कहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय महासचिव जम्मू की यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सुप्रियो भट्टाचार्य का ये कहना है कि अगर इस तरीके से बात होती रहेगी तो आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई ज़मीनी स्तर पर होगी। ज़मीनी स्तर पर कैसे होगी? कोयले को लेकर के, कोयला हमारे यहाँ से आगे नहीं जाएगी, ये जो है वो कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से काम होती है, कैसे यहाँ पर जो है वो बकाया मिलता है, नहीं मिलता है, या क्या कुछ होगा, आगे आपको मालूम चलेगा। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।